ये 2014 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। ये 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का सोर्स दिया हुआ है और ये 4 डायोड कनेक्टेड है। ये यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट सोर्स है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इफ़ वी वांट टू रिप्लेस द करंट सोर्स विथ अ रेजिस्टर so that the RMS value of current supplied by voltage source remain unchanged, the value of resistance should be। यहाँ पे आपको इसको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है ताकि रेजिस्टेंस से RMS करंट कितना हो ये अनचेंज्ड रहे। मतलब रेजिस्टेंस से RMS करंट कितनी होनी चाहिए, 10 एम्पियर होना चाहिए। तो इसको आप रेजिस्टेंस से रिप्लेस कीजिए और रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे करंट जो होना चाहिए IRMS इक्वल टू 10 एम्पियर। तो उसके लिए यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको तुम वैसे तो ये रेक्टिफायर का सिंपल रेक्टिफायर सर्किट है ना, उसका क्वेश्चन है, लेकिन तुम इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हो सिंगल फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर से, है ना। ये सिंगल फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर का ही है। अगर तुम इसको पॉजिटिव रेफरेंस मानो, ये नेगेटिव रेफरेंस मानो, तो ये पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, फर्स्ट लेग से कनेक्टेड है। तो इसको तुम ऐसे भी तो रिप्लेस कर सकते हो, ये पॉजिटिव रेफरेंस इसको इससे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्टेड है ये, और नेगेटिव इन दोनों लेग से कनेक्टेड है, तो इसको अब हटा दो। ये यहाँ पे कनेक्टेड है इससे, इसको हम 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई लार्ज इंडक्टर नहीं लगा हुआ है तो करंट कांस्टेंट नहीं होगा, है ना। इनपुट वोल्टेज का अगर हम वेव फॉर्म बनाए, ये इनपुट वोल्टेज है 230 वोल्ट RMS है, इसकी पीक वैल्यू हो जाएगी 230√2। अगर ये आउटपुट वोल्टेज है तो इसका वेव फॉर्म कैसा होगा, फर्स्ट हाफ में ये दोनों कंडक्ट करते हैं और आउटपुट वोल्टेज V0 आ जाता है, आउटपुट वोल्टेज V इनपुट के बराबर आता है, और सेकेंड हाफ में ये दोनों कंडक्ट करते हैं और आउटपुट वोल्टेज माइनस ऑफ V इनपुट होता है। तो आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म आ जाएगा इस तरह से, ये आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है। आउटपुट करंट का वेव फॉर्म कैसा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर नहीं कनेक्टेड है तो ये करंट यहाँ पे हम कांस्टेंट नहीं लेंगे, रेजिस्टेंस वोल्टेज और रेजिस्टेंस करंट का शेप सेम होता है, ये आउटपुट करंट का शेप हो जाएगा। तो आउटपुट करंट की RMS वैल्यू क्या होगी, ये V इनपुट के बराबर है ना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, V इनपुट बाई R। तो यहां से इसकी RMS वैल्यू और इसकी RMS वैल्यू सेम होगी या अलग अलग होगी। RMS के लिए तो रेक्टिफाई करना होता है, स्क्वायर करना होता है, तो इसकी RMS वैल्यू भी क्या हो जाएगी, RMS V आउटपुट इक्वल टू 230 वोल्ट, है ना। इसकी RMS वैल्यू क्या होगी, इस ग्राफ में आप क्या कर रहे हो, R से डिवाइड कर रहे हो ना, तो इसकी RMS वैल्यू क्या हो जाएगी, 230 डिवाइडेड बाई R। तो ये करंट की RMS वैल्यू आ गई, ये कितना होना चाहिए, 10। तो R इक्वल टू 230 बाई 10 इक्वल टू 23 एम्पियर। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक लार्ज इंडक्टर कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन में यहाँ पे एक लार्ज इंडक्टर कनेक्ट कर देते हैं, तो अब करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, तो मैं आरएमएस करंट की बात नहीं करूँगा। अब आरएमएस करंट, एवरेज करंट वो कांस्टेंट करंट के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब करंट का वेव फॉर्म यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म, आउटपुट वोल्टेज के वेव फॉर्म में क्या चेंज आएगा? सेम रहेगा, है ना, क्योंकि थायरिस्टर नहीं है यहाँ पे, डायोड है, कोई डिले नहीं होगा। तो जब जब आउटपुट वोल्टेज की जो भी टेंडेंसी होती है उतना आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा, है ना। अब अगर यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू आपको आरएमएस वैल्यू 10 एम्पियर चाहिए, अब कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे? अब अगर फिर से यही क्वेश्चन है, यहाँ पे बस इंडक्टर लगा दिया है, अब आरएमएस वैल्यू आपको 10 एम्पियर चाहिए। ठीक है, तो क्या सेम 23 ओम लगाना पड़ेगा? अब इंडक्टर ने करंट को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, अब देखो पहले तुम आउटपुट वोल्टेज किसके क्रॉस ले रहे थे? पहले आप आउटपुट वोल्टेज आर के क्रॉस ले रहे थे और इसके क्रॉस आउटपुट करंट ले रहे थे। ठीक है, अब आप आउटपुट वोल्टेज किसके क्रॉस ले रहे हैं? आर एल के क्रॉस ले रहे हैं ना, और करंट इसमें पता लगाना है आपको। ठीक है, तो अब तुम ये करो कि आउटपुट वोल्टेज डीसी वैल्यू आ जाएगा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, है ना। तो यहाँ पे तुम ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पे तुम डीसी सोर्स कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Vm/2 Vm/पाई कॉस अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 0 है, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज का ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 × 230√2 डिवाइडेड बाई पाई। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 198.06। ठीक है, और ये डीसी वोल्टेज के लिए इंडक्टर क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा। तो ये आर स्क्वायर ले लो, तो हम लिखेंगे 198.06 डिवाइडेड बाई आर मस्ट बी इक्वल टू 10 एम्पियर। तो आर मस्ट बी इक्वल टू 19.806 ओम। हाँ, एवरेज वैल्यू V0 इक्वल टू 207 आएगा। ठीक है, तो R की वैल्यू यहाँ पे R इक्वल टू 20.7 ओम आ जाएगा। ठीक है, दो चेंज हुआ। जब इंडक्टर नहीं था तो जो भी आउटपुट वोल्टेज था वो रेजिस्टेंस के क्रॉस था, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज और रेजिस्टेंस के थ्रू करंट का ग्राफ सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस नहीं है। अगर ये आउटपुट वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस होता, ठीक है, तो जैसा वोल्टेज है वैसा ही करंट कर देते हैं, लेकिन ये आउटपुट वोल्टेज रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों के क्रॉस है, और करंट आपको रेजिस्टेंस में पता लगाना है। ठीक है ना, जिसको हम इस मेथड से पता लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2014 में फर्स्ट पेपर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा गया है।
The figure shows the circuit diagram of a rectifier. The load consists of a resistance of 10 ohm and inductance of 0.05 हेनरी. यहाँ पे रेजिस्टेंस इक्वल टू 10 ओम है और इंडक्टेंस है 0.05 हेनरी. Assuming ideal thyristor and ideal diode, the thyristor firing angle needed to obtain an average load voltage of 70 volt. थायरिस्टर का आपको फायरिंग एंगल बताना है such that the output voltage is 70 volt. ठीक है, ये सिंगल फेज हाफ कंट्रोल कन्वर्टर का केस बन गया ना, जिसमें फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगा हुआ है. ठीक है, इस केस में आउटपुट वोल्टेज कैसा आ जाता है, ये इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है. इसमें मैंने दो केस बताया था, एक डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड. ठीक है, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में क्या होगा, जब स्विच ऑन होगा, जब इस स्विच को ऑन करोगे आप, कंडक्शन जब यहाँ से होगा तो करंट राइज करेगी लोड में, जब स्विच ऑफ होगा तो करंट यहाँ से फ्री व्हील करेगा, है ना. अगर आरएल लोड है तो फ्री व्हील करके इंडक्टर करंट ठीक है. जब अल्फा पे थायरिस्टर को ट्रिगर किया जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर आएगा. ठीक है, इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इनपुट वोल्टेज नेगेटिव हो रहा है. ठीक है, तो करंट यहाँ से, इसको मैं आरएल लोड बना दे रहा हूँ पहले. आउटपुट वोल्टेज ये है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ करंट की वैल्यू ये रही होगी, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट का कुछ ऐसा शेप आएगा. करंट यहाँ पे सडनली जीरो तो नहीं हो सकता, आरएल लोड है. ठीक है, अब करंट के पास दो ऑप्शन है, पाई के बाद ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, तो करंट को यहाँ पे अपोजिशन फील होगा, तो करंट फ्री व्हील कर जाएगा. करंट जब फ्री व्हील करेगा तो इस इंडक्टर की एनर्जी बस रेजिस्टेंस में डिसिपेट होगी, तो अब इसका करंट, इंडक्टर करंट जो है वो धीरे धीरे डीके करेगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम धीरे धीरे डीके कराएंगे. ठीक है, पूरे नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, इसको धीरे धीरे डीके करा दो, ये स्विच ऑफ रहेगा. जब ये कंडक्ट करेगा तो ये स्विच ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये स्विच ऑफ हो जाएगा. इसको ऑन करने के लिए फिर से ट्रिगर करना पड़ेगा, और ट्रिगरिंग डिले कितना दिया हुआ है, अल्फा का, तो 2 पाई के बाद फिर इसको अल्फा डिग्री एंगल के लिए वेट करना पड़ेगा. तो फिर यहाँ से, ठीक है, ये मान लो अल्फा है. ठीक है, इस अल्फा के बाद फिर से इन आउटपुट वोल्टेज जो है ये इनपुट वोल्टेज के बराबर आ जाएगा. ठीक है, और ये इस तरह से पीरियोडिक होगा. तो आउटपुट वोल्टेज अल्फा से लेकर के पाई तक इनपुट वोल्टेज के बराबर है. तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा 1/2 पाई. ठीक है, वी एम साइन थीटा डी थीटा, थीटा इक्वल टू अल्फा टू पाई. तो ये आ जाएगा 1/2 पाई वी एम इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा. ठीक है, यहाँ तक करंट डीके करेगा और फिर यहाँ के बाद फिर राइज करेगा करंट, है ना.
ये मिनिमम करंट ये इससे टच हो जाएगा और ये मैक्सिमम करंट इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था, बस फॉर्मूला इसमें लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेप डाउन चॉपर का है। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा गया है। ये फिगर 1 सर्किट डायग्राम दिया है, फिगर 2 में डायोड वोल्टेज का ग्राफ दिया हुआ है। ये डायोड वोल्टेज है और इसका रेफरेंस यहाँ दिया हुआ है, पॉजिटिव किसे लेना, नेगेटिव किसे लेना। ठीक है, फिगर 1 shows the circuit diagram of a chopper. The switch S in the circuit in figure 1 is switched such that the voltage VT across the diode has wave shape as shown in figure 2. ठीक है, इस स्विच को इस तरह से ओपन या क्लोज किया जा रहा है सच दैट डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज का वेव फॉर्म है वो यहाँ ऐसा आ जाए। द कैपेसिटर C इज लार्ज सो दैट द वोल्टेज अक्रॉस इट इज कांस्टेंट। जो हमने बताया है कि आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा कैपेसिटर अगर लार्ज लगा दो तो। इफ स्विच S एंड द डायोड आर रियल, सॉरी इफ स्विच S एंड डायोड आर आइडियल, मतलब जब ये कंडक्ट करता है तो उसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं रहता है। ठीक है, द पीक टू पीक रिपल इन द इंडक्टर करंट इज, इंडक्टर करंट में आपको पीक टू पीक रिपल पता लगाना है। ठीक है, तो इसका तुम क्या यूज करोगे? हाँ, ड्यूटी साइकिल पता चल जाएगा डायोड वोल्टेज वेवफॉर्म से। जब आप इस स्विच को ऑन करेंगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आ जाएगा? तो जब भी इसके क्रॉस ये वोल्टेज 100 वोल्ट है इस पोलैरिटी के साथ, इसका मतलब स्विच ऑन है, तो ये टी ऑन हो गया और ये टी ऑफ है। ओके, हाँ हाँ, टाइम मिली सेकेंड में दिया हुआ है, ये एक्सिस मिली सेकेंड में है, और पीक टू पीक रिपल एम्पियर में पूछा गया।
इंडक्टर कितना दिया हुआ है इसमें 1 मिली हेनरी, 1 मिली हेनरी की जगह पे 10 टू पावर -3 कर देते हैं। di/dt ये हो गया। तो डेल्टा आई, चूंकि ये कांस्टेंट है तो डेल्टा आई इक्वल टू दिस कांस्टेंट इनटू डेल्टा टी। तो ये पीक टू पीक जो रिपल आ जाएगा, मैं इसको डेल्टा आई पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 50/10 टू पावर -3 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टी ऑन, दिस टी ऑन इंटू दिस स्लोप, ठीक है। टी ऑन कितना है 0.05 मिली सेकेंड, 0.05 इंटू 10 टू पावर -3, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2.5 एम्पियर आ जाएगा। अब मैं 2014 का सेकेंड पेपर का ले रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल के 4 पेपर आए थे, इसमें से मैं सेकेंड पेपर का क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्या पीक टू पीक डबल, मुझे ये हाइट पता लगानी है, ठीक है। मैंने स्लोप से टोटल टी ऑन को मल्टीप्लाई कर दिया। मैं 24th क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। अ स्टेप अप चॉपर इज यूज्ड टू फीड अ लोड एट 400 वोल्ट DC. A step up chopper is used to feed a load at 400 volt DC from a 250 volt DC source. मतलब इनपुट वोल्टेज 250 वोल्ट DC है और लोड को फीड करना है कितने पे, मतलब लोड के अक्रॉस वोल्टेज 400 वोल्ट होना चाहिए। द इंडक्टर करंट इज कंटिन्यूअस if the off time of the switch is 20 microsecond, the switching frequency of the chopper in kilohertz is. Off time दिया हुआ 20 microsecond, तो इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है स्विच की, ठीक है। यहाँ से आप ड्यूटी साइकिल पता लगा लेंगे, है ना। V नॉट इक्वल टू होता है V इनपुट बाई D डैश, तो 250 इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई D डैश, तो D डैश इक्वल टू आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई, ये क्या आ रहा है, उल्टा कर दिया कुछ, यहाँ पे उल्टा कर दिया। फोर 400 इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई D डैश, तो D डैश इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 5/8 आ जाएगा, है ना। D इक्वल टू आ जाएगा 3/8, 0.375। अब ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो T ऑफ इक्वल टू क्या होता है, D डैश इंटू T ऑन, सॉरी टोटल टाइम, ओके। तो टोटल टाइम इक्वल टू आ जाएगा T ऑफ बाई D डैश, तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, इसका रिवर्स हो जाएगा, D डैश बाई T ऑफ, D डैश इक्वल टू 0.375 डिवाइडेड बाई T ऑफ इक्वल टू क्या कुछ गलत कर दिया क्या, D डैश की वैल्यू 5/8 है ना, ये कितना आ जाएगा,
0.625 बाई 20 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये 31.25 किलो हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अ फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर ब्रिज फीड्स अ हाई इंडक्टिव लोड विथ रिपल फ्री लोड करंट। ओके, तो इतना स्टेटमेंट से सबको समझ में आ गया आपको? ओके, द इनपुट सप्लाई वोल्टेज Vs टू द ब्रिज इज अ साइनसॉइडल सोर्स। द ट्रिगरिंग एंगल ऑफ द ब्रिज कन्वर्टर इज 30 डिग्री। द इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द ब्रिज इज। इस ब्रिज का आपको इनपुट पावर फैक्टर बताना है। यहाँ पे ये साइनसॉइडल वोल्टेज है। इनपुट पावर फैक्टर तो मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले भी कई जगह बता रखा है। अगर आप प्रैक्टिस में तो ये सब क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेंगे। आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म कैसा आएगा? ये फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर है, हर जगह थायरिस्टर है और करंट कंटिन्यूअस है ना, फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो सारे थायरिस्टर 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करेंगे, है ना। ये पेयर 180 डिग्री के लिए और ये पेयर भी 180 डिग्री के लिए। ठीक है, और इन दोनों का ये T1 और T2 है, इसका कंडक्शन अल्फा से स्टार्ट होगा। ये सब हम लोग कर चुके हैं। तो आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अल्फा से लेकर के पाई प्लस अल्फा तक फर्स्ट पेयर कंडक्ट करेगा और पाई प्लस अल्फा से लेकर के 2 पाई प्लस अल्फा तक सेकंड पेयर कंडक्ट करेगा। आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2Vm/पाई इंटू कॉस अल्फा। ओके, तो ये एवरेज वोल्टेज इतना आ गया ना। हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कहाँ पे ले रहे हो आप? RL लोड के क्रॉस लेते हैं, है ना। ये आउटपुट वोल्टेज है, दिस इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ओके, ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इतने मैग्नीट्यूड का एक डीसी सोर्स कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम मैं इसको इससे रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पे एक डीसी वोल्टेज सोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है, जिसका पाई कॉस अल्फा। ठीक है, और इसके क्रॉस क्या लगा हुआ है? लार्ज इंडक्टर। लार्ज इंडक्टर इसके लिए डीसी के लिए शॉर्ट हो जाएगा। ये लोड लगा हुआ है। ठीक है, और लोड करंट क्या है? कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट लोड करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? या फिर
ये जो सोर्स है, ये डीसी सोर्स है, ये कितना पावर देगा लोड को? ये कांस्टेंट वोल्टेज, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स एक कांस्टेंट करंट दे रहा है, तो पावर कितना देगा? ठीक है, आउटपुट पावर आ जाएगा 2Vm/π cos अल्फा इंटू आई नॉट, है ना। ये पावर, ये जो वोल्टेज इक्विवेलेंट डीसी सोर्स मैंने लगाया, ये किसके बदले लगाया है? एसी, और ये स्विच के बदले लगाया। ठीक है, तो ये पावर आपको कहाँ से मिलेगा? ये एसी और स्विच कॉम्बिनेशन से। अब एसी और स्विच कॉम्बिनेशन में स्विच तो पावर नहीं देगा, तो ये पावर कहाँ से आएगा? इस एसी सोर्स से आ रहा है, इतना पावर आपको एसी सोर्स से आ रहा है। तो आप, हमने ये पावर डीसी साइड में कैलकुलेट कर लिया, अब पावर आप एसी साइड में कैलकुलेट कीजिए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, डीसी साइड में हम हमेशा पावर का कैलकुलेशन एवरेज के बेसिस पे करते हैं, एवरेज वोल्टेज इनटू एवरेज करंट। लेकिन एसी साइड में एवरेज वोल्टेज एवरेज करंट तो जीरो हो जाता है ना, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन आरएमएस वैल्यू पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ से जो पावर फीड किया जाएगा, इनपुट पावर क्या होगा? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू पावर फैक्टर, और यही क्या होगा? इनपुट पावर फैक्टर होगा। ठीक है, ये इनपुट पावर फैक्टर, इसको हम आईपीएफ से इंडिकेट करते हैं। इनपुट पावर इक्वल टू वी इनपुट आर एम एस इंटू आई इनपुट आर एम एस इंटू इनपुट पावर फैक्टर। ठीक है, वी इनपुट का वेव फॉर्म कैसा है? ये दिया हुआ है, ये बहुत सिंपल है। तो वी आर एम एस आपको नोन है, वी आर एम एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? Vm/√2 आ जाएगी। ठीक है, आई आर एम एस कैसा होगा? आई आर एम एस पता लगाने के लिए पहले आपको इसका शेप पता लगाना पड़ेगा। आर एम एस वैल्यू शेप पे भी डिपेंड करता है ना। ठीक है, इसका शेप कैसा होगा आई एस का? कैसा होगा? इसकी कांस्टेंट होगा, साइन होगा, या फिर स्क्वायर वेव होगा? रेक्टेंगुलर होगा ना। ठीक है, यहाँ पे करंट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट करंट फीड करने के लिए क्या होगा? या तो ये कंडक्ट करेगा तो यहाँ से आई नॉट आना चाहिए, यहाँ से अगर आई नॉट होगा तो यहाँ पे भी आई नॉट कांस्टेंट फ्लो होगा ना। ठीक है, इस करंट को कांस्टेंट रखने के लिए सोर्स से भी कांस्टेंट करंट आना चाहिए। ठीक है, तो हम अब सोर्स करंट का ग्राफ बनाते हैं। अल्फा से लेकर के पाई प्लस अल्फा तक कौन कर? T1 और T2 कंडक्ट करता है। जब भी T1 और T2 कंडक्ट करेगा मतलब आई नॉट करंट यहाँ से जाएगा, आई नॉट करंट अगर यहाँ से जाएगा तो मतलब आई नॉट करंट यहाँ आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे सोर्स में करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ होगा। अगर आप ये रेफरेंस ले लें, करंट का ये रेफरेंस लेंगे सोर्स में, तो सोर्स करंट पॉजिटिव आई नॉट। ठीक है, और जब अपोजिट पेयर कंडक्ट करेगा, जब ये थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो करंट यहाँ से जाएगा आई नॉट। अगर करंट यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये करंट एसी है, यहाँ पे एवरेज करंट से कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब ये इसका आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा? इसकी आरएमएस वैल्यू आई नॉट ही हो जाएगी। आरएमएस करंट इक्वल टू आई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Vm/√2 इंटू आई नॉट इंटू इनपुट पावर फैक्टर इक्वल टू, ये इनपुट पावर है और ये आउटपुट पावर, इससे इक्वेट कर दो 2Vm/π कॉस अल्फा की जगह पे 30 डिग्री इंटू आई नॉट। तो यहाँ से आई नॉट Vm और Vm कैंसिल हो जाएगा। इनपुट पावर फैक्टर आएगा √2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू कॉस 30 डिग्री। ये कितना आ जाएगा? 0.78। ओके, लास्ट क्लास में हमने ये भी किया था कि ये करंट स्क्वायर वेव है ना, इसका आप फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो उसमें हमने फंडामेंटल कंपोनेंट देखा था, ठीक है, और फंडामेंटल कंपोनेंट के अलावा जितने भी होते सारे हार्मोनिक्स हो जाते, ठीक है। हमने टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का फॉर्मूला भी वहाँ पे देखा था, ठीक है। और वहाँ पे एक और चीज़ देखा था, इनपुट डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, जो फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट होता है ना, और फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज। देखो वोल्टेज प्योर साइनोसॉइडल है तो यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल कंपोनेंट होगा, करंट प्योर साइनोसॉइडल नहीं है तो फंडामेंटल कंपोनेंट के साथ हार्मोनिक्स भी आ जाएंगे, थर्ड हार्मोनिक फिफ्थ हार्मोनिक आएंगे ना, ठीक है। तो फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट और फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल का कॉस इनपुट डिस्प्लेसमेंट फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। और ये इनपुट पावर फैक्टर है। फिर हमने ये भी बताया था कि जो भी पावर आपको मिलता है ना, वो सेम फ्रीक्वेंसी के वोल्टेज और करंट कंपोनेंट से मिलता है, ठीक है। तो वोल्टेज का फंडामेंटल कंपोनेंट है तो यहाँ पे पावर के लिए सिर्फ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट रिस्पॉन्सिबल होगा, बाकी हार्मोनिक्स जो होंगे वो थर्ड हार्मोनिक फिफ्थ हार्मोनिक है, उस हार्मोनिक का तो वोल्टेज है नहीं, तो वो करंट्स जो है हार्मोनिक करंट यहाँ पे पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये क्वेश्चन किससे किससे सॉल्व हुआ था? तुम तो गलत आंसर बताए थे। अच्छा, तुमसे हुआ था आदिल, तुमसे राजीव हो गया था, रविकांत, रविकांत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं सेकंड सेट का, ये 2 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द SCR in the circuit shown has a latching current of 40 milliampere. A gate pulse of 50 microsecond is applied to the SCR. The maximum value of R in ohm to ensure successful firing of the SCR is. आपको R की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए SCR का सक्सेसफुल टर्न ऑन हो जाए।
नहीं, ये आंसर गलत आ रहा है। ये आंसर इसमें 6 किलो ओम से ज़्यादा मतलब होगा, 6.06, ये ठीक है। इसमें कहीं पे यहाँ पे कहाँ पे डिफरेंट है, ये कहाँ पे मिस्टेक? फोर्टी, हाँ, तो इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 100/R रखा है, ठीक है, 100 वोल्ट बाई R, ठीक है। तो ये 100 वोल्ट बाई 500 ओम रखा है, तो यहाँ पे मैं एम्पियर में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मतलब ये जो करंट आएगी कैलकुलेट होकर वो एम्पियर में आएगी। तो ये एम्पियर है, ठीक है, और यहाँ पे मिली एम्पियर, तो मैंने इसका ध्यान रखा है। यहाँ पे इधर जाएगा तो ये क्या 23 मिली एम्पियर हो जाएगा ना, तो 40 - 23 मिली एम्पियर 17 मिली एम्पियर आएगा, तो ये ठीक है। किसकी वजह से? .0235 ही आएगा, ओके। ये 16.5 आ जाएगा, ओके। $16.5। हाँ, अब 6.06 आ रहा है, ठीक है। R मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 6.06, है ना। अगर R मस्ट बी लेस देन समथिंग हो किसी रेंज से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? R की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, है ना। यहाँ पे ये 3 फेज कन्वर्टर है, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, 3 फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर है, ठीक है। और ये स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है, और डेल्टा का कनेक्शन से जो 3 लाइन है, जो 3 लाइन मैं दिखाता था ना, मैं जो 3 फेज कन्वर्टर पढ़ाया तो बस 3 लाइन दिखाया था, और वो मैंने कन्वर्टर स्टार कनेक्शन के लिए पढ़ाया था। जब थायरिस्टर में, जब ब्रिज में इनपुट हम स्टार कनेक्शन से दे रहे हो, स्टार कनेक्शन से कैसे? इसमें प्रिंसिपल मैंने आपको क्या बताया था कि आउटपुट में वही वोल्टेज मिलेगा, या फिर आउटपुट में वही वोल्टेज मिलने की टेंडेंसी होगी जो वोल्टेज किसी भी इंस्टेंट पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। और वहाँ पे मैंने करंट जब बताया था तो मैंने IA करंट, फेस करंट बताया था ना, जो भी करंट इनपुट होता है थायरिस्टर के अंदर वो या तो IA, IB, IC इस तरह से होता है ना, ठीक है। तो IA, IB, IC किस केस में होगा? जब यहाँ पे कनेक्शन स्टार हो, ठीक है। यहाँ पे तुम अगर ये करंट है इसको तुम IA का नाम दे सकते हो या IR का नाम दे सकते हो, ये करंट IR नहीं होगा ना, ठीक है। ये तो डेल्टा कनेक्शन है यहाँ पे, है ना। इस पॉइंट को अगर तुम यहाँ पे जो करंट होगा वो इस फेज से भी आ सकता है, इस फेज से भी आ सकता है, इस फेज से भी आ सकता है, ठीक है। तो मैंने डेल्टा के लिए नहीं बताया, लेकिन प्रिंसिपल अभी भी वही रहेगा। आउटपुट वोल्टेज कब मिलेगा? कौन सा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा? किसी भी टाइम पे जो फेज वोल्टेज मैक्सिमम होगा वो मिल जाएगा, और जो फेज वोल्टेज मैक्सिमम होता है उसी वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग थायरिस्टर कंडक्ट करते हैं, तो करंट का कंडक्शन भी उसी फेज से होता है, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये करंट I0 है, इतना इंडिकेट किया हुआ है, इससे मतलब तुम समझ जाओगे कि ये करंट, आउटपुट करंट क्या है यहाँ पे?
कांस्टेंट है। अगर ये यहाँ पे कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे भी कैसा करंट फ्लो होगा, जिस भले जो भी फेस कंडक्ट कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे करंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है, अ 3 फेज फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर इज फेड थ्रू स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर एज शोन इन फिगर। द कन्वर्टर इज ऑपरेटेड एट अ फायरिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री, assuming the load current I naught to be virtually constant at 1 pu, करंट की वैल्यू 1 pu दी हुई है, and transformer to be ideal one, the input phase current waveform is, the input phase current waveform is, ये करंट बताना है आपको, इस IR का वेवफॉर्म क्या होगा। जब यहाँ पे स्टार होता है ना, इस केस में हमने IR का वेवफॉर्म बनाया था। ठीक है, IR का वेवफॉर्म कैसा आ जाता है किसी एक फेज से करंट, वन 120 के लिए पॉजिटिव रहता है, ठीक है, फिर 120 के लिए नेगेटिव रहता है, और रेस्ट 120 डिग्री के लिए 0 रहता है। सबसे मैं वो रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, आपको ये ग्राफ याद है ना, टेंडेंसी याद है, कहाँ से कंडक्शन होने की टेंडेंसी होती है, कहाँ से, ये VCB है। अब तुम, हाँ ठीक है, हम यहाँ पे ये सब समझ लो थायरिस्टर है। ये 3 लाइन आ रही है, ठीक है, ये लाइन जो मैंने पीछे बनाया नहीं था, मैं अब बता रहा हूँ, ये स्टार के लिए मैंने बताया था। ठीक है, ये स्टार हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ये A फेज, ये B फेज और ये C फेज, ये कुछ इस तरह से सोर्स होगा। यहाँ पे भी ये ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग वोल्टेज सोर्स की तरह काम करती है ना, इसमें वोल्टेज इंड्यूस होता है, तो यहाँ पे भी हम इसको सोर्स से रिप्लेस करेंगे। नहीं, हम ये मान लेते हैं कि पहले स्टार कनेक्टेड 3 फेज सोर्स इससे कनेक्टेड है, और यहाँ पे लोड कनेक्टेड है, इंडक्टर हाई है, तो यहाँ पे करंट I नॉट कांस्टेंट है। जब VCB कंडक्ट करेगा, जब आउटपुट वोल्टेज VCB मिलेगा, तो कौन कौन थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे, C का, ये C का पॉजिटिव लेग वाला है ना, ठीक है ना, ये कंडक्ट करेगा, ठीक है, और अच्छा, तो अगर ये कंडक्ट कर रहा है ना, इसमें करंट I नॉट को जाना है, ये कंडक्ट कर रहा है, तो ये I नॉट यहां से आएगा, ठीक है, ये कंडक्ट कर रहा है, और ये T5 है, और ये T6 कंडक्ट कर रहा है। ये तो ऑफ रहेगा ना, जब T5 T6 कंडक्ट करेगा, तो ये अगर ऑफ है तो ये करंट ऊपर जा रहा है इसमें, तो यहाँ से नहीं आ सकता, यहीं से आएगा, तो इसका मतलब, और ये करंट कहाँ से आएगा, ये C फेज से आ रहा होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव VC वोल्टेज, ये पॉजिटिव नेगेटिव VB, और ये A फेज का वोल्टेज, तो ये करंट C से आ रहा होगा। अच्छा, अब ये भी कंडक्ट कर रहा है ना, ये नेगेटिव लेग कंडक्ट कर रहा है ना, तो अगर ये करंट आ रहा है, T6 भी कंडक्ट कर रहा है, तो इसमें भी करंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ये करंट कहाँ से आ रहा होगा, ये करंट ऐसे, ये I नॉट से आ रहा होगा ना, I नॉट का, यहाँ से I नॉट ऐसे ऐसे फ्लो करके यहाँ इसमें एंटर करेगा, फिर T6 से वापस जाएगा, ठीक है। अब इसका कनेक्शन, यहाँ पे ये कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ये कनेक्शन है, तो यहाँ से I नॉट ऐसे आएगा, और I नॉट इसमें एंटर करेगा, ठीक है। सोर्स का के करंट का रेफरेंस हम क्या लेते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। किसी भी सोर्स में हम करंट का रेफरेंस क्या लेते हैं,
उसके नेगेटिव वोल्टेज रेफरेंस से पॉजिटिव वोल्टेज रेफरेंस की तरफ, सिर्फ सोर्स के लिए। बाकी सारे एलिमेंट में हम करंट का रेफरेंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं, ठीक है। तो अब तुम ये देखो कि सी से करंट का डायरेक्शन पता लग गया हमारे को। सी से करंट का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो आई सी को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव आई नॉट, और यहाँ पे आई बी नेगेटिव आई नॉट, ठीक है। ये कितनी देर के लिए होगा, वी सी बी 60 डिग्री के लिए वैलिड है, ओके। तो यहाँ पे हम आई सी बना लेते हैं, यहाँ पे आई बी बना लेते हैं, ठीक है। आई सी पॉजिटिव है 60 डिग्री के लिए और इसकी वैल्यू क्या है, आई नॉट, ठीक है। आई बी नेगेटिव है, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आई नॉट, ठीक है। ये माइनस आई नॉट है और ये आई नॉट है। तो अब तुम ये समझ लो कि जो वोल्टेज अगर पॉजिटिव रहेगा उससे करंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आई नॉट, और जिसका नेगेटिव लेग कंडक्ट कर रहा है ना, उसमें करंट इंटर करेगा, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे किसका नंबर आता है, वी ए बी का, है ना। तो बी का नेगेटिव लेग कंडक्ट, मतलब यहाँ पे T1 और T6 कंडक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं ओपन सर्किट कर देता हूँ, T1 अब कंडक्ट करेगा, तो T1 कंडक्ट करेगा, है ना, यहाँ से ऊपर आई नॉट जाएगा, ठीक है। अगर मैंने ये भी बता रखा था कि अगर किसी लेग का एक थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है तो उसका दूसरा थायरिस्टर ऑफ रहेगा, ठीक है, शॉर्ट नहीं होगा ये। तो यहाँ से अगर आई नॉट करंट जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये ए फेज से जाएगा, तो आई नॉट क्या आ जाएगा, आई ए पॉजिटिव। तो मैं इसके नीचे आई नॉट का भी ग्राफ बना रहा हूँ, आई ए का, यहाँ से नेक्स्ट 60 डिग्री के लिए ये पॉजिटिव आई नॉट होगा। 0 से 60 के लिए आई सी प्लस आई नॉट है, आई बी माइनस आई नॉट है, और आई ए क्या होगा, 0 से 60 डिग्री में आई ए तो कंडक्ट ही नहीं कर रहा ना, ए फेज का कोई, तो आई ए इस ड्यूरेशन में क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तुम इस ड्यूरेशन में देखो, सेकेंड ड्यूरेशन में बी का नेगेटिव लेग काम कर रहा है, तो बी में करंट इंटर करेगा बी फेज में, तो ये करंट 60 डिग्री के लिए और नेगेटिव रहेगा। तो 60 60 120 डिग्री के लिए नेगेटिव है, ठीक है। ओके, तो अब करंट बनाने की जरूरत है नहीं, करंट का ग्राफ। अब तुम वी ए बी के बाद किसका नंबर आता है, वी ए सी। तो अब तुम ये सीक्वेंस लिखो तो तुम इससे करंट का ग्राफ बना लोगे। वी ए सी के बाद अब इसका अपोजिट वी बी सी, यहाँ पे इसका अपोजिट वी बी ए, और यहाँ पे इसका अपोजिट वी सी ए, ओके। यहाँ पे सी कंडक्ट नहीं कर रहा है तो आई सी 0 हो जाएगा। यहाँ पे सी का नेगेटिव लेग कंडक्ट कर रहा है तो यहाँ पे आई सी नेगेटिव, यहाँ पे भी सी का नेगेटिव लेग कंडक्ट कर रहा है तो नेगेटिव। फिर यहाँ पे करंट आई सी 0, यहाँ पे सी का पॉजिटिव लेग कंडक्ट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे आई नॉट, ये माइनस आई नॉट, ठीक है। ये 0 है और ये 360 डिग्री है, 360 के बाद ये रिपीट करेगा। आई बी अगर बनाना है तो यहाँ से बी, इस ड्यूरेशन में बी कंडक्ट नहीं कर रहा है तो ये करंट 0, ठीक है। यहाँ पे बी पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आई नॉट, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर कंडक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो तुम यहाँ से देखो, किसी एक के लिए बना लो, सबके लिए आइडेंटिकल होगा। हर थायरिस्टर 120 डिग्री के लिए 0 है, 120 डिग्री के लिए पॉजिटिव आई नॉट कंडक्ट कर रहा है, और 120 के लिए नेगेटिव आई नॉट कंडक्ट कर रहा है।
यहाँ पे हम IA, IB और IC बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये करंट्स कौन सी करंट है, लाइन करंट है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे स्टार कनेक्टेड है तो लाइन करंट और फेज करंट बराबर हो जाएगा, तो इस लाइन करंट को मैं IA कह सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन है तो इसके थायरिस्टर के अंदर तो लाइन करंट जा रहा होता है, ये लाइन करंट है, ठीक है। अब इस केस में लाइन करंट फेज करंट के बराबर तो नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि यहाँ पे जो ये कन्वर्टर सर्किट है ये कैसा करंट ड्रॉ कर रहा है, ये बैलेंस्ड करंट ड्रॉ कर रहा है या अनबैलेंस्ड करंट ड्रॉ कर रहा है? हाँ? अरे करंट बैलेंस, वोल्टेज बैलेंस कब है? यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे बैलेंस है ना, इनपुट वोल्टेज तो साइनसॉइडल है ना, करंट तो साइनसॉइडल ही नहीं है, तो करंट बैलेंस कहाँ से होगा, ठीक है। हाँ, IA प्लस IB प्लस IC, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तीनों करंट का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए किसी भी टाइम पे, मैग्नीट्यूड नहीं, करंट बैलेंस नहीं, करंट जब साइनसॉइडल ही नहीं है तो करंट बैलेंस कहाँ से होगा। अब ठीक है, ये स्टार के केस में आपका रिवीजन हो गया है ना। अब यहाँ पे स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पे कन्वर्टर के साथ डेल्टा कनेक्शन है, और आपको यहाँ पे डेल्टा में कुछ करंट का वेव फॉर्म आ जाएगा इसके फेज में, ठीक है, और यहाँ पे फेज टू फेज टर्न रेशियो 1/k का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर करंट का वेव फॉर्म आ जाएगा तो इसमें भी करंट का वेव फॉर्म पता लगा सकते हैं, बस वो k टाइम्स हो जाएगा ना। यहाँ पे k/1/k का है तो यहाँ पे करंट k टाइम्स ज़्यादा होगी, ठीक है ना। जहाँ पे टर्न रेशियो, हाँ यहाँ पे टर्न रेशियो k टाइम्स ज़्यादा है तो यहाँ पे करंट k टाइम्स ज़्यादा होगी MMF बैलेंस करने के लिए। ओके, तो इसको तुम कोशिश करो थोड़ी देर, 2 मिनट। अब यहाँ पे 30 डिग्री का डिले दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सारे 30 डिग्री के लिए डिले हो जाएगा इन सारे वेवफॉर्म में। इस लाइन को तुम, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको तुम R मान लो, है ना, ये सेकेंड वाला Y और ये थर्ड वाला B, RYB हो गया। ये वोल्टेज VRY हो जाएगा, ये वोल्टेज VYB और ये VBR। या फिर हम इसको ऐसे कर रहे हैं, यहाँ से वोल्टेज, इन सारे वाइंडिंग्स में वोल्टेज इंड्यूस होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज इंड्यूस होगा ना, तो इन सबको हम वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट कर दें। यहाँ पे हम वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होता है, इसको हम, ठीक है, और इसे हमारे को VRY से रिप्रेजेंट करना है, तो R का रेफरेंस हम पॉजिटिव लेंगे और Y का नेगेटिव। इस वोल्टेज को VYB से, तो Y का रेफरेंस पॉजिटिव, B का नेगेटिव, और ये है VBR, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये तीनों लाइन वोल्टेजेस हो जाएंगे। VRY को हम क्या मान लेते, रेफरेंस मान ले, VML साइन ओमेगा टी, VRY के बाद VYB, VML साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और VBR इक्वल टू VML साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। ठीक है, तो VRY ठीक VAB के जैसा हो गया, ठीक है। इसका कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है अगर कोई डिले नहीं देते हैं तो? VAB कहाँ से कहाँ तक मिलता है? 60 to 120 मिलता है, ओके। अगर 30 डिग्री का डिले दे दिया तो ये 90 to 150 मिलेगा, मतलब ये वोल्टेज आपको 90 to 150 के लिए मिलेगा,
इसका फेजर डायग्राम भी हम बना लेते हैं। VRY इसको मैं अभी के लिए मिटा देता हूँ। ये VRY है, ये VYB और ये VBR। इस डायरेक्शन में जो वोल्टेज होगा ये VYR, यहाँ पे वोल्टेज VRB और ये VBY। ये 6 आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है, ये वोल्टेज मिलेगा 90 से लेकर के 150 के लिए, ये 150 से लेकर के 210, ये 210 से लेकर के 270, इससे 60 डिग्री पीछे कर दो तो ये 30 से लेकर के 90, ये -30 से लेकर के +30, है ना, ये 270 से लेकर के 330, इसको भी 330 कर देते हैं हम, -30, इस तरह से आ जाएगा। अब जिस टाइम पे VRY कंडक्ट कर रहा होगा, है ना, आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा होगा, ये वोल्टेज मिल रहा होगा, है ना। ठीक है, R का पॉजिटिव लेग है ना, तो यहाँ से करंट क्या हो रही होगी, एंटर कर रही होगी। ठीक है, और Y कंडक्ट कर रहा है, यहाँ से करंट बाहर आ रही होगी। जब मैंने स्टार के केस में भी बनाया था तो किसी भी टाइम पे फेस का ये जो 3 लाइन जा रही होती है, इस 3 लाइन में से 2 ही लाइन कंडक्ट कर रहा होता है, एक लाइन का वो करंट 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे I0 को फ्लो होना तो 2 ही थायरिस्टर कंडक्ट कर रहे होंगे ना बीच में, तो 2 थायरिस्टर के लिए 2 ही लाइन में आएगा करंट, है ना। और इस करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, I0 ही चाहिए तो इसको कांस्टेंट करंट, तो यहाँ से I0 एंटर कर रहा होगा और ये I0 बाहर आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये I0 यहाँ से आएगा। अब यहाँ पे अगर I0 आना है, इसमें करंट 0 है, यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, ये I0 करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है। अब इस I0 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से टोटल I0 जाए, इधर कुछ भी ना आए, टोटल I0 यहाँ से चला जाए। ठीक है, एक ये भी हो सकता है कि I0 का कुछ पार्ट यहाँ जाए और कुछ पार्ट यहाँ से पूरा कंप्लीट हो, कुछ यहाँ से जाए और कुछ यहाँ से, फिर फाइनली मिलके I0 हो जाएगा। तो अब ये आपको पता लगाना है कि फेज में कितना करंट होगा, क्योंकि जब तक आप फेज में करंट नहीं पता लगाओगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होता है, फेज का टर्न रेशियो होता है, तो स्टार में आपको फेज में करंट पता नहीं लग पाएगा। ठीक है, और स्टार में लाइन करंट तो फेज करंट के बराबर होता है, तो यहाँ पे आपको फेज में करंट पता लगाना है। ठीक है, ये करंट इस डायरेक्शन में कितनी देर के लिए रहेगा, आउट ऑफ 360 डिग्री एंगल, ये कितनी देर के लिए इस डायरेक्शन में रहेगा, 120 डिग्री के लिए पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, 120 डिग्री के लिए ये अपोजिट डायरेक्शन में, और रेस्ट 120 डिग्री के लिए 0। ये क्लियर है। अब आपको ये पता लगाना है कि अगर यहाँ पे I0 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I0 है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, टोटल I0 यहाँ से चला जाएगा या फिर पार्शियली यहाँ से जाएगा। इसके लिए मैं एक और क्वेश्चन पहले पूछ लेता हूँ। स्टार में भले करंट यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, करंट क्यों बैलेंस नहीं है, ये इंडक्टर की वजह से। ठीक है, और बीच में स्विचेस भी लगे हुए हैं उसकी वजह से भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज तो बैलेंस होगा। ठीक है, बैलेंस सप्लाई है, ट्रांसफार्मर है, तो ये वोल्टेज बैलेंस्ड है। ओके, तो अब इतना बताने के बाद आपको ये यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन पता लगाना है।
इसको मैं फिर से बनाता हूँ। हाँ, ये सपोर्ट और अपोजिशन वाला ना बस वहीं तक रखेंगे। थायरिस्टर कौन सा कंडक्ट ऑन हो रहा है, कौन सा ऑफ हो रहा है, ठीक है। ये बस ये कोई बुक में लिखा हुआ कॉन्सेप्ट नहीं, मैंने मतलब ऐसी समझाने के लिए बताया था। इससे काफ़ी आसानी से समझ लेते हैं करंट कौन सा पाथ लेगा। ठीक है, ये बस ये पता लगाने के लिए कि कौन सा स्विच ऑन होगा, कौन सा स्विच ऑफ होगा। ठीक है, वो तो प्री डिसाइडेड है कौन सा स्विच ऑन होगा, ऑफ होगा। इसको हम फिर से बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मर है तो ट्रांसफॉर्मर के हर फेज का अपना इम्पीडेंस भी होता है कुछ, ठीक है। और अगर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है तो सारे फेज में का इम्पीडेंस आइडेंटिकल होता है, सब में आइडेंटिकल वाइंडिंग होती है, नंबर ऑफ टर्न आइडेंटिकल होते हैं, तो सबका हम कुछ इम्पीडेंस भी बना देते हैं। ट्रांसफॉर्मर आइडियल दिया हुआ है। The converter is operated assuming that the load current is virtually and transformer to be ideal one. Okay, ट्रांसफॉर्मर आइडियल दिया हुआ है। यहाँ पे करंट आई नॉट है, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में आई नॉट है, और ये करंट यहाँ पे 0 है। हम डिस्ट्रीब्यूशन पता लगाने के लिए अभी Z ले लेते हैं, ठीक है। मैं आइडियल लेके नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे Z ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ये R है, ये Y है, और ये B है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगा। अब हम ऐसा काम करते हैं, ये आई नॉट है ना, इसका मान लेते हैं कि कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, इसको मैं I1 मान लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे I2 मान लेता हूँ। यहाँ पे अगर I2 फ्लो होगा तो यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा करंट फ्लो होगा, I2 ही फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट, इस ब्रांच में करंट 0 है, तो यहाँ पे भी I2 फ्लो होगा। तो ये I2 यहाँ से जाएगा, फिर I1 यहाँ से ट्रैवल करके फिर I1 प्लस I2 I नॉट बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सारे इम्पीडेंस में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब सारे यहाँ पे सारे हर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपको पता है, तो इसमें तुम KVL लगा दो, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जब आप यहाँ जाएंगे तो I2 इंटू Z का ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। Z मैंने सबका सेम लिया चूंकि आइडेंटिकल वाइंडिंग्स होती है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस V, ये Y है और ये B है, माइनस V YB, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या होगा, माइनस I2 इंटू Z का ड्रॉप है ना, I2 ऊपर जा रहा है तो ड्रॉप हो जाएगा। रेजिस्टेंस में, इम्पीडेंस में हमेशा ड्रॉप ही होगा ना, अगर हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस VBR, ओके। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हम यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन, तो ये प्लस I1 इंटू Z
ओके, यहाँ से यहाँ हो गए तो क्या हो जाएगा, वी आर वाई का ड्रॉप होगा माइनस वी आर वाई, ठीक है। और इन तीनों का समेशन क्या आ जाएगा, 0। अब इन तीनों के समेशन में से, ये तीनों में माइनस लगा हुआ, माइनस कॉमन लेकर के इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये एक सीक्वेंस में ऐड हो रहा है ना, वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर, और ये बैलेंस्ड वोल्टेजेस है तो इनका समेशन 0 आएगा। ओके, तो ये 0 हो गया। ओके, अब यहाँ से z भी कॉमन लेकर के 0 कर दोगे तो माइनस आई टू प्लस आई वन इक्वल टू 0, तो आई वन इक्वल टू 2i2 आ जाएगा। तो मैं इम्पीडेंस के साथ ये कर सकता हूँ, अगर इम्पीडेंस नहीं दिया हुआ है तो फिर केवीएल लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इम्पीडेंस के साथ ये रिलेशन आ जाएगा, I1 इक्वल टू 2i2। लीकेज रिएक्टेंस, ओके, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जिस टाइम पे यहाँ पे I0 फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, I1 इक्वल टू 2i2 आ गया, और हम यहाँ पे I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, I1 इक्वल टू 2i2 पुट कर दो तो यहाँ से I2 इक्वल टू I0 बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से I0 जा रहा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, I0 बाई 3, ठीक है, और यहाँ पे 2I0 बाई 3। ये नेगेटिव इसकी पोलैरिटी है, ठीक है। ये सिचुएशन कितनी देर के लिए रहेगा, 120 नहीं, 60 डिग्री के लिए, ठीक है। कोई भी एक फेज जो है ये 60 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है, और 60 डिग्री के लिए ठीक अपोजिट होगा। देखो, किसी टाइम पे अगर आउटपुट वोल्टेज वी आर वाई मिल रहा है तो वी वाई आर भी मिलेगा, है ना। जब वी वाई आर मिलेगा तो डायरेक्शन क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और ये अंदर की तरफ, यहाँ पे इस डायरेक्शन में 2i/3, है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अब अगर तुम ये करंट तुम बना रहे हो आई आर, ये कौन सा करंट है, IRY है ना, फेज करंट, ठीक है। ये अभी क्या है 60 डिग्री के लिए 2I0/3 है, ठीक है, और ये दोनों I0/3 I0/3 है, ठीक है। 60 डिग्री के लिए ये -2I0/3 भी होगा, है ना। जब करंट का डायरेक्शन यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे 2I0/3 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो, उसी तरह से ये भी 2I0/3 और -2I0/3 होगा। तो जब ये 2I0/3 और -2I0/3 है तो उस केस में ये क्या होगा, I0/3 और -I0/3, ठीक है। मतलब तुम ये समझो कि ये 2I0/3 60 डिग्री के लिए रहेगा तो सब 2I0/3 60 डिग्री के लिए रहेंगे, ये 2I0/3 -2I0/3 60 डिग्री के लिए रहेगा तो ये सब रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तुम आप करंट यहाँ पे इस फेज में करंट ड्रॉ कर सकते हो। चलो मेरे साथ ही ड्रॉ करो। जैसे हम ये मान लेते हैं ये 2I0/3 है, ये करंट हमारा, ये रेफरेंस है, ठीक है। इस सिचुएशन के ठीक 180 डिग्री बाद आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, VYR मिल रहा होगा ना, ठीक है। अभी अगर VRY मिल रहा है तो 180 डिग्री बाद क्या मिलेगा, VYR मिल रहा होगा। जब VYR मिल रहा होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो करंट ये सप्लाई कर रहा होगा और यहाँ से करंट फेज में इंटर कर रही होगी। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, -2I0/3। तो इससे ठीक 180 डिग्री बाद ये 60 डिग्री का ड्यूरेशन है, ये 120, ये 180, ये
2I0/3, ठीक है। अच्छा, VRY के बाद कौन कंडक्ट करेगा? हाँ, VRY के बाद VRB कंडक्ट करेगा। जब VRB कंडक्ट करेगा श्योर हो VRB कंडक्ट करेगा? वो उससे फेजर डायग्राम से पता चल जाएगा। जब VRB कंडक्ट करेगा उस केस में जब VRB कंडक्ट करेगा तो यहाँ से I0 जाएगा और Y अब कंडक्ट नहीं कर रहा है ना, यहाँ से I0 इधर आएगा, ठीक है। अब इस I0 से यहाँ पे 2I0/3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे I0/3, ये I0/3 यहाँ से मूव करके I0/3, फिर ये 2I0/3 और फिर ये मिलके I0 बन जाएगा। तो अब इस यहाँ पे करंट कितना आ रहा है? I0/3। तो यहाँ से यहाँ तक करंट 60 डिग्री के लिए I0/3 रहेगा, ठीक है। अभी हमें VRB मिला था, अब क्या मिलेगा? VBY। जब VBY होगा, मैं रिमाइंड करा दूं, करंट का रेफरेंस हमने ये ले रखा है। जब VBY मिलेगा तो यहाँ से I0 करंट जाएगी B फेज में और यहाँ से वापस आएगी I0 और ये I0। अब देखो ये मिल रहा है ना, है ना, यहाँ से करंट इसमें 2I0/3 जाएगा, ठीक है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद यहाँ पे I0/3, यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में I0/3 होगा। ये I0/3 और ये 2I0/3 मिलके फिर से I0 बन जाएगा। तो यहाँ पे उल्टे डायरेक्शन में I0/3 आ रहा है, तो यहाँ पे हम तो करंट का कुछ ऐसा वेव फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये रिपीट होगा। अब है ना, और I0 की वैल्यू क्या है? 1 pu दिया हुआ है ना। अब ये मान लो यहाँ पे स्टार है, हमने बस इस फेज का है। मैंने 3 फेज ट्रांसफार्मर में पढ़ाया था कि सब कुछ जो हमें वोल्टेज या करंट रेशियो देखना है वो सिर्फ फेज में देखना है। एक फेज डेल्टा का एक फेज स्टार के एक फेज से लिंक होता है, बाकी 2 फेज से कोई मतलब नहीं होता। तो मान लो कि ये फेज जो है ये इससे लिंक्ड है R से। यहाँ पे रेशियो क्या दिया हुआ है? 1/k का। तो इसमें जो भी करंट फ्लो हो रहा है, मैंने बताया था कि ये फेज और ये इसकी क्वांटिटी जो होती है ना वो सेम फेज में होती है ना। और मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होता है? वो टर्न रेशियो के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? k टाइम्स हो जाएगा। तो सब कुछ करंट का ग्राफ सेम रहेगा, बस ये k टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट 2I0/3 है, तो यहाँ पे करंट क्या आ जाएगा? k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2k, I0 की वैल्यू 1 है /3 और ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? k/3, ये -k/3 और ये -2k/3। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा क्या अच्छा खासा डिफिकल्ट था। और अगर यहाँ पे सिर्फ स्टार कनेक्शन रहता तो करंट का वेव फॉर्म कैसा आ जाता है? 0 फिर कांस्टेंट फिर 0, इस टाइप से आ जाता है। यहाँ पे कोई भी फेज करंट किसी भी इंस्टेंट के लिए 0 नहीं है।
ऐसा क्वेश्चन भी आप लोग पिछले 2 बार कर चुके हैं। वी एस इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी दिया हुआ है। स्विच को t इक्वल टू 2.5 मिली सेकेंड पे क्लोज किया गया है। 2.5 मिली सेकेंड पे अगर क्लोज किया गया, इसका मतलब कितना डिग्री पे क्लोज किया गया है? अगर एंगल के टर्म में अगर मैं पूछूं तो 20 मिली सेकेंड का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री। 1 मिली सेकेंड का मतलब 18 डिग्री। तो 2.5 मिली सेकेंड का मतलब क्या हो जाएगा? 18 इंटू 2.5 45 डिग्री। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ओमेगा टी इक्वल टू 45 डिग्री पे इसको क्लोज किया गया। ठीक है, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, मतलब 50 हर्ट्ज। हम जो भी बात कर रहे हैं 50 हर्ट्ज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एल इक्वल टू दिया हुआ है 31.83 मिली हेनरी। The initial value of inductor current is 0. Switch is closed at t equal to 2.5 millisecond. The peak value of inductor current in the first cycle is.
हाँ, फोर्टी 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से बेसिक इक्वेशन यूज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम टाइम डोमेन से देखो, डायोड जब कंडक्ट करेगा तभी इंडक्टर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर हो पाएगा, है ना। तो अगर हम इंटीग्रेशन में इंडक्टर वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज लिख रहे हैं तो लिमिट कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी? 45 डिग्री से, क्योंकि 45 डिग्री के पहले तो ये ऑफ था, तो उस केस में इंडक्टर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर नहीं था। तो 45 डिग्री से स्टार्ट किया और किसी भी टाइम t तक इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से IT की वैल्यू आ जाएगी। इनिशियल करंट 0 है और किसी भी टाइम पे करंट IT है। फिर इसको टाइम डोमेन से थीटा डोमेन में चेंज कर दिया, है ना। तो ऑब्वियसली ये T0 करस्पॉन्डिंग टू 45 डिग्री है, जब आप थीटा में चेंज करेंगे तो यहाँ पर लोअर लिमिट 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, और किसी भी टाइम t पे एंगल क्या होगा? थीटा होगा, तो यहाँ पे थीटा और dt इक्वल टू यहाँ से d थीटा बाई ओमेगा आ जाएगा। फिर ओमेगा यहाँ चला जाएगा तो Vm बाई ओमेगा L और ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। और करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? तुम्हारे को एक्सप्रेशन से भी दिख रहा होगा कि जब इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाए। कॉस थीटा मिनिमम कॉस पाई पे होता है, -1 तो माइनस माइनस +1। और वैसे भी हमने ग्राफ से भी सब कुछ बता रखा है ना कि जब तक इंडक्टर वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा तब तक इंडक्टर करंट राइज होता रहेगा। ठीक है, और जहाँ पे इंडक्टर करंट राइज करना बंद करेगा, मतलब जहाँ पे इंडक्टर वोल्टेज 0 होगा वही मैक्सिमम होगा। तो इंडक्टर वोल्टेज पाई पे 0 हो रहा है ना, तो यहाँ पे इंडक्टर करंट मैक्सिमम होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 16.62 14 मतलब 17 एम्पियर आ जाना चाहिए। 17 एम्पियर आ रहा है।